जय हिंद दोस्तों, मौर्य शिक्षा जन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का हम लोग महत्वपूर्ण एमसीक्यू करते हैं। ये जो एमसीक्यू है वह सामाजिक विज्ञान का होगा। यह जो है जैक के द्वारा जारी किया गया सेट है जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग का जो एग्जाम होने वाला है क्लास 8 क्लास का, उसमें जो बोर्ड मॉडल में आप लोग को जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से इस मतलब जैक के द्वारा निकाले गए ये जो प्रश्न पत्र में लगभग 60 से 70% अंक जो है वो सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग केयरफुली पढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए भारत के जो पहले गवर्नर जनरल कौन थे, इसका राइट आंसर इनमें से चारों में से कोई नहीं हो, क्योंकि इनमें से चारों के चारों आंसर गलत दिए हुए हैं। क्योंकि भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो विलियम बेंटिंक थे। कौन थे, विलियम बेंटिंक थे। यहाँ पे आंसर नहीं दिया हुआ है, बल्कि यहाँ पे पूछता कि भारत बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। यहाँ पे यदि पूछता कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ही पूछा है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दिया ही नहीं है, मतलब पूरा का पूरा ऑप्शन गलत है। देखिए ये इसी प्रकार के यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग कृपया करके वारेन हेस्टिंग्स ही मारिएगा, क्योंकि आप लोग को बुक में यही दिया हुआ है। आगे हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जेम्स मिल जो था वो कहाँ का निवासी था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड का निवासी था। जेम्स मिल स्कॉटलैंड का निवासी था। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कि राज्य हड़प नीति किसने शुरू की थी। देखिए जो राज्य हड़प नीति था उसने किसने प्रारंभ किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने प्रारंभ किया था। क्या, राज्य हड़प नीति। इसके द्वारा क्या किया जाता था, राज्य को सीधे तौर पर कब्जा कर लिया जाता था। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट यह भी प्रश्न है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। देखिए जो टीपू सुल्तान थे वो कहाँ के शासक थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, मैसूर के शासक थे। कहाँ के शासक थे, मैसूर के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई थी। देखिए रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है वो किस क्षेत्र में लागू की गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास और मुंबई के क्षेत्र में लागू की गई थी। क्या चीज लागू किया गया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की कि महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि जो महालवाड़ी व्यवस्था था वो किसने तैयार किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, होल्ट मैकेंजी ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था, होल्ट मैकेंजी ने। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है कि कोल विद्रोह कब हुआ था। देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कोल विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1831-32 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1831-32 के ईस्वी के आसपास हुआ था। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर के संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। देखिए संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व किसने किए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु कानून ने क्या किए थे, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किए थे। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ की गई। देखिए भारत में जो पहली सूती कपड़ा मिल की जो स्थापना हुई थी वो मुंबई में किया गया था। कहां पे किया गया था, मुंबई में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 के हम लोग बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट यह भी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखिए कि 1857 की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है। देखिए 1857 की जो क्रांति हुआ था उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि 1857 की क्रांति के नेतृत्व में रांची में किसने किया। देखिए 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है वो रांची में किसने किया था, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा उसका खा हो जाएगा विश्वनाथ सहदेव ने किया था। कौन किए थे, विश्वनाथ सहदेव ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची से किए थे। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की। देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग सबको पता होना चाहिए। ये जो शांति निकेतन की स्थापना हुई थी वो कब किसने किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 ईस्वी के आसपास में किए थे। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। देखिए भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है वो किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खास चार्ल्स वुड नीति को क्या बोला जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सती प्रथा को दूर करने का जो श्रेय है वो किसे जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, विलियम बेंटिंक को जाता है। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। और क्वेश्चन नंबर 15 काफी इंपॉर्टेंट यह भी प्रश्न है जो लगभग पता होना चाहिए। 15 क्या बोल रहा है कि हिंदू विधवा
पुनः विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? देखिए जो हिंदू विवाह पूर्ण विवाह अधिनियम है वो किस वर्ष लागू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1856 ईस्वी में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1856 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? देखिए आर्य समाज की जो स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, कि निम्न में से कौन पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक थे? देखिए इनमें से जो थे वो पारसी समाज के, जो पारसी जो समाज है वो इंडिया में अल्पसंख्यक के तौर पर है, तो उस अग्रणी समाज के सुधारक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सबको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए बंगाल के विभाजन के समय, जब बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी के आसपास में हुआ था। 1905 ईस्वी में ही हुआ था बंगाल का विभाजन। उस समय वहां का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड कर्जन था। कौन था भाई? लॉर्ड कर्जन था। अगला प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? देखिए करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के फलस्वरूप दिया गया था। इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने दिए थे। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है यहाँ पे? देखिए कि 1928 ईस्वी में ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1928 ईस्वी में ओलंपिक में हॉकी का जो स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय टीम के जो कप्तान थे वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ जयपाल सिंह मुंडा थे। कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। अगला प्रश्न की बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का? देखिए यह प्रश्न तो काफी इंपॉर्टेंट यह भी है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो किसका है? भारत का है। किसका है? भारत का। ऑप्शन नंबर ग होगा। हमारे भारत का संविधान जो है विश्व में सबसे बड़ा लिखित है। और ये जो प्रश्न जो जैक ने जारी किया है वो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। इसमें लगभग 60 से 70% जो क्वेश्चंस होते हैं वो सीधे तौर पर बोर्ड मॉडल में पूछे जाते हैं। इसे हो सके तो कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर बार बार अध्ययन करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 की हम लोग बात करते हैं कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? देखिए संविधान द्वारा जो प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या भी वर्तमान समय में कितनी है? 6 है। पहले 7 था, अभी 6 है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया है। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की और 23 क्या बोल रहा है यहाँ पे? देखिए कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना। देखिए भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, जब हमारे संविधान लागू हुआ। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? खा हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं 24 की। लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं? देखिए लोकसभा और विधानसभाओं के जो चुनाव होते हैं वो कितने वर्षों के अंतराल में किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग 5 वर्षों के आसपास, 5 वर्षों में किए जाते हैं। कब किए जाते हैं? 5 वर्षों में। 5 वर्ष के अंतराल में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कराए जाते हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या? देखिए भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति है वो प्रतिभा सिंह पाटिल है। कौन है? प्रतिभा सिंह पाटिल है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 के। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष? देखिए स्वतंत्रता के पश्चात भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुए वो 1952 ईस्वी में हुए। कब हुए? 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। और क्वेश्चन नंबर 27 भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्या बोल रहा है? कोई 27 क्वेश्चन नंबर, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की? देखिए जो लोकसभा में है वो सदस्यों की जो अधिकतम संख्या वो कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 552। कितना? 552। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहे हैं? भारत का शीर्ष न्यायालय कौन होता है? देखिए भारत का जो सर्वोच्च अर्थात शीर्ष न्यायालय कौन होता है? सबसे पावरफुल न्यायालय कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। क्योंकि देखिए कोई भी मामला हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में वो सुलझ नहीं पाता है तो कहाँ पे जाता है? अब सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो मामला होता है वो सुधर नहीं पाता है तो हाई कोर्ट में जाता है। यदि हाई कोर्ट में इसका मामला सुधरता नहीं है तो कहाँ पे आता है भैया? सुप्रीम कोर्ट में जाता है। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि देश में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी? देखिए देश में जो उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वो कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग 25 है। कितनी है? 25 है। लेकिन वर्तमान समय में यहाँ पे ऑप्शन में 24 दिया हुआ है, लेकिन वर्तमान समय में 25 हो गया है। लेकिन आप लोग को जो सिलेबस के अनुसार यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, यदि ऑप्शन में 25 रहेगा तो 25 मारिएगा और यदि 24 रहेगा तो 24 भी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा
अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। देखिए भारतीय संविधान, अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का अंत किया गया, उन्मूलन का अर्थ होता है समाप्त किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा का 17। आर्टिकल 17 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत को समाप्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला, झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजातियां निवास करते हैं। देखिए भैया झारखंड में कितने प्रकार की जो जनजातियां हैं वो निवास करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32% की जो जनजातियां हैं वो निवास करती है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी। देखिए सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत हुई थी वो कब की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2001 और 2002 के बीच में किया गया था। इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, और क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है कि कौन सी योजना, देखिए कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री यूजुअल योजना हो जाएगा। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं 34 की, और की विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की, और क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है कि सरकार ने बच्चे से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इस चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है, देखिए कि जो सरकार मतलब जो भारत की सरकार है वो बच्चों की समस्याओं को शिकायत के लिए, मतलब बच्चों के जिस प्रकार की समस्याएं होती है उसके शिकायत के लिए कि किस प्रकार के जो हेल्पलाइन है वो शुरू किया गया था। चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर जो क्या है, चाइल्ड हेल्पलाइन का जो नंबर क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1098। क्या हो जाएगा 1098। अगला प्रश्न की बात करते हैं, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। देखिए जो कोयला है वो किस प्रकार का संसाधन है, 36 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक अजैव संसाधन है। कौन सा संसाधन है, अजैव संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है कि जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा है, देखिए जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा है जिसकी मात्रा ज्ञात हो, मतलब जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा है तथा जिसकी मात्रा में ज्ञात हो वैसे संसाधन को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैसे संसाधन को वास्तविक संसाधन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की, और क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन, देखिए निम्न में से जो कौन सा है वो नवीकरणीय संसाधन है। तो इसका नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं, इसको हम एक बार उपयोग करने के बाद इसे हम दोबारा बार बार उपयोग कर सकते हैं। जैसे जल कभी समाप्त नहीं होता है, चक्रीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गैस जल क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है। वही बात करें झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में। देखिए झारखंड में एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है वो बेतला नेशनल पार्क वो किस जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लातेहार में स्थित है। बेतला नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है, लातेहार में स्थित है। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा मृदा संरक्षण का एक उपाय नहीं है, मतलब निम्न में से कौन सा जो है वो मृदा संरक्षण का जो है वो उपाय नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फसल आवर्तन जो है मृदा अर्थात मिट्टी संरक्षण का एक उपाय नहीं है। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की, झारखंड में कुल भूमि का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है, मतलब कि झारखंड में कुल भूमि का जो कितना प्रतिशत वन है, कितना प्रतिशत जो है क्या चाहिए 1 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 29% क्या चाहिए 1 है। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की, और क्वेश्चन नंबर 42 क्या है कि आणविक ऊर्जा के उत्पादन के निम्न में से किसका उपयोग किया जा रहा है। देखिए आणविक जो ऊर्जा के उत्पादन के लिए किसका उपयोग किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम का उपयोग किया जा रहा है। अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की, और क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है कि भारत में कोयला उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था। देखिए भारत में जो सबसे पहले कोयला का उत्पादन किया गया था कहाँ पे किया गया था, उसका खनन कहाँ पे किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा रानीगंज में। कहाँ पे किया गया था, रानीगंज में किया गया था सबसे पहले। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की, और क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सा सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप VVI मार्क लगा सकते हैं। तो सुनहरा रेशा के नाम से पटसन को जाना जाता है, पटसन को ही जूट के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर खा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। देखिए उत्तर पूर्वी भारत में देखिए स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, जो घूम घूम के कृषि की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो झूम कृषि हो जाएगी, क्योंकि उत्तर पूर्वी भारत में जो
स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करें इंडोनेशिया और मलेशिया में तिलादान के नाम से जाना जाता है, मैक्सिको में मिल्पा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है, तो इसको सबको पता ही होना चाहिए कि चीनी उद्योग का जो कच्चा माल क्या है, गन्ना, क्योंकि गन्ने से ही चीनी का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की, और क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहे हैं, उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया। देखिए जो उद्योग होते हैं वो किस प्रकार की आर्थिक क्रिया होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं होते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड का मोरी, देखिए झारखंड का जो मोरी है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। देखिए झारखंड का जो उरी है वो एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की, और क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का जनसंख्या घनत्व है कितना है, 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 50 की ओर कि निम्न में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं। जनसंख्या परिवर्तन का कारण होता है जन्म होता है, क्योंकि एक क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा मृत्यु होने पर क्या होता है, जनसंख्या में कमी देखी जाती है। प्रवास से भी देखा जाता है, क्योंकि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में चले जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं। मृत्यु को भी देखा जाता है, क्योंकि एक ही स्थान पर जरूरत से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है महामारी भूखमरी के कारण, तो ये भी हो सकता है। लेकिन जनसंख्या घनत्व जो जनसंख्या परिवर्तन के कारण हो ही नहीं सकता। आई होप आप लोग का ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। यदि आप लोग का वीडियो अच्छा लगा होगा तो ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।